पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि टैंग वुलिन और शीशे के बीच फाइट शुरू होने ही वाली थी। अब आगे देखेंगे। वू चंगकोंग के उस एक वार को देखने के बाद डर के मारे किसी भी छात्र ने खामोशी तोड़ने की हिम्मत नहीं की। अब उनकी कतार पहले से भी ज्यादा सधी हुई थी। इस टीचर के सामने खड़े होकर सबको ऐसा लग रहा था मानो उन पर भारी दबाव हो। टैंग वुलिन ने कुछ बार पलकें झपकाईं। अभी थोड़ी देर पहले ही वह मैच को ध्यान से देख रहा था। जब वू जांगकोंग की स्वॉर्ड आगे बढ़ी तो जीसे ने बचने की कोशिश की थी, लेकिन टैंग वुलिन को उसका संघर्ष ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकार मकड़ी के जाल में फंस गया हो। जेशे जितना भी छटपटाता, उस बड़े जाल से निकलना नामुमकिन था। इतनी साधारण सी सोर्ड से वार किया गया था, न मार्शल सोल का सहारा लिया गया था, न ही किसी सोल स्किल का। फिर भी वू जांगकोंग ने जेशे को पूरी तरह दबा दिया। इसके लिए किस स्तर की कल्टीवेशन चाहिए होती है। टीचर सच में बेहद जबरदस्त हैं। टैंग वुलिन के मन में उस आइसली एरोगेंट प्रिंस चार्मिंग के लिए गहरा सम्मान पैदा हो गया। अंदर से वू जंगकोंग की ताकत की सराहना करते हुए उसने चुपके से सोल कैमरा को वापस अपने हैवी सिल्वर रिंग्स में रख दिया। सीनियर सिस्टर ल्यू युक्सीन ने उससे एक मदद मांगी थी। हालांकि वह पहली बार ऐसा कर रहा था, फिर भी वह तैयार था। जेशिए ने पसीना पोंछते हुए वहीं खड़े खड़े गहरी सोच में डूबा रहा। वह अभी अभी वू जंगकोंग से मिले उस दबाव के बारे में सोच रहा था। वू जांगकोंग ने अंधाधुंध तलवार नहीं चलाई थी। उस तरह के दबाव के सामने सिएशे को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह जकड़ा हुआ हो। उसे लगता था कि वह टेंग वुलिन के बराबर है। लेकिन जब वह वू जांगकोंग की सोर्ड के सामने खड़ा हुआ तो उसे लगा कि वह जो भी फैसला लेगा उसका नतीजा सिर्फ मौत ही होगा। भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। ऐसी हालत में अगर वह भागना भी चाहता तो कैसे भाग पाता। 1 मिनट पूरा हो चुका है, तैयार हो जाओ। जेशे ने सिर उठाया और टैंग वुलिन को देखा, जो हथौड़े पकड़े खड़ा था। टैंग वुलिन ने भी उसी नजर से उसे देखा। पीछे देखें तो यह उनकी तीसरी लड़ाई थी। पिछली दोनों लड़ाइयों में जेशे हार चुका था और अब उसके दिल में टैंग वुलिन के लिए हल्का सा डर था। उसे अब भी वह सुनहरी रोशनी साफ याद थी, लेकिन इस बार वह उससे सावधान रहने वाला था। बिगिन। वू जांगकोंग ने मैच शुरू होने की घोषणा की और इसी के साथ क्लास 5 के अंदर फाइनल मुकाबले का पर्दा उठ गया। जेशे ने अपना मार्शल सोल रिलीज किया और उसकी लाइट ड्रैगन डैगर उसके हाथ में चमकने लगी। लेकिन वह जल्दबाजी में टैंग वुलिन की ओर नहीं बढ़ा, बल्कि उसके चारों ओर घूमने लगा। मैच शुरू होते ही टैंग वुलिन ने भी अपना ब्लू सिल्वर ग्रास रिलीज कर दिया और उसे उसी तरह बुनना शुरू किया जैसे उसने ली चुशुई के खिलाफ अपने पहले मैच में किया था। घास की पतली धारियां मिलकर एक बड़ा जाल बना रही थीं, जो बस किसी के उसमें फंसने का इंतजार कर रहा था। जेशिए के दिल में हलचल मच गई। क्या वू जांगकोंग की सोर्ड का दबाव भी एक तरह का बिना आकार का जाल ही नहीं था? क्या टीचर मुझे यह सिखा रहे थे कि टैंग वुलिन के जाल को कैसे तोड़ा जाए? लेकिन टीचर, आप नहीं जानते कि इस आदमी का ब्लू सिल्वर ग्रास कितना मजबूत है। इसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। पहली बार जब वे लड़े थे, तब जीसिए ने टैंग वुलिन के ब्लू सिल्वर ग्रास की मजबूती को कम आंका था। उसी गलती की वजह से टैंग वुलिन उसे उछालकर दूर फेंक पाया था। अब तो यह आदमी मुट्ठियों से भी नहीं लड़ रहा, बल्कि हथौड़ों से लड़ रहा है। अगर इनसे उसने मेरे चेहरे पर वार कर दिया तो। जब जीशे ने टैंग वुलिन के हाथों में चमकते काले हथौड़े देखे तो उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। टैंग वुलिन न तो जल्दी में था, न ही बेचैन। वह बस शांति से जेशे के हमले का इंतजार कर रहा था और साथ ही जाल को धीरे धीरे उसकी ओर खिसका रहा था। असल में टैंग वुलिन को अपने दिल में पता था कि जेशे और ली चुशुई के बीच जमीन आसमान का फर्क है। जेशे के सोल पावर स्तर को देखते हुए सबसे पहले जिसकी स्टैमिना खत्म होगी वह शायद टैंग वुलिन ही होगा। फिर भी ऐसी स्थिति में भी टैंग वुलिन जरा भी घबराया नहीं। वह बस सीएसीए के हमले का इंतजार कर रहा था ताकि उसकी गोल्डन स्केल्स एक बार फिर उभर सकें। सीएसीए ने टैंग वुलिन के चारों ओर 3 चक्कर लगाए, फिर बिजली की तरह उस पर झपट पड़ा। टैंग वुलिन का ब्लू सिल्वर ग्रास एक पल में फैल गया और जीशे के हमले का रास्ता बंद कर दिया। उसने अपनी लाइट ड्रैगन डैगर घुमाई और उसका सिरा टैंग वुलिन की ओर बढ़ा। फू! ब्लेड का सिरा ब्लू सिल्वर ग्रास से टकराया और उसी पल रोशनी का एक घेरा बिखर गया। ब्लू सिल्वर ग्रास में नीली तरंगें उठीं। हालांकि आपस में बुना हुआ ब्लू सिल्वर ग्रास आसानी से इस हमले को झेल गया, लेकिन टैंग वुलिन की सोल पावर थोड़ी कम हो गई। वू जांगकोंग की भौहें हैरानी से उठ गईं। जिएशे का यह हमला टीचर को यह दिखाने के लिए था कि टैंग वुलिन का ब्लू सिल्वर ग्रास बिल्कुल भी साधारण नहीं है। बिना कोई नतीजा पाए हमला करने के बाद जिएशे तेजी से पीछे हटा
और फिर से टैंग वुलिन से दूरी बना ली। टैंग वुलिन ने सीशे का पीछा करने के लिए अपने ब्लू सिल्वर ग्रास को नियंत्रित नहीं किया, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। इसके अलावा सीसे की डॉजिंग एबिलिटी भी कमाल की थी। अगर टैंग वुलिन ने थोड़ी सी भी ओपनिंग दिखाई तो जिएशे एक पल में उसके सामने आ जाता। इस बार जिएशे असाधारण रूप से धैर्यवान था। वह लगातार टैंग वुलिन के चारों ओर घूमता रहा और किसी मौके की तलाश करता रहा। रैंक 18 सोल पावर के साथ उसके पास भरपूर समय था। कभी कभी वह हमला करता, लेकिन तुरंत पीछे हट जाता। धीरे धीरे जिएशे के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। उसे एहसास हो गया था कि टैंग वुलिन की सोल पावर सिर्फ रैंक 11 पर है। हालांकि उसका ब्लू सिल्वर ग्रास बेहद शानदार था, लेकिन उनकी सोल पावर के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। जैसे ही जिएशे टैंग वुलिन की सोल पावर खत्म कर देगा, जीत उसी की होगी। फिर उसे कौन रोक सकता था? उन दोनों के बीच यह मुकाबला अब तक की सभी पिछली लड़ाइयों से ज्यादा लंबा खींच गया था। फिर भी वू जांगकोंग बिल्कुल भी बेचैन नहीं था। उसने अपनी बाहें सामने बांध रखी थीं और चुपचाप मैच को देख रहा था। आखिरकार टांग वुलिन की सोल पावर लगभग खत्म होने लगी और उसके पास अपना ब्लू सिल्वर ग्रास वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जिस पल उसने ब्लू सिल्वर ग्रास वापस लेना शुरू किया, उसी पल जीसे का शरीर झिलमिलाया। तुरंत ही वह लाइट ड्रैगन डैगर हाथ में लिए टैंग वुलिन के पास पहुंच गया। जीसे की रफ्तार के सामने टैंग वुलिन के लिए बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन डिंग! एक तीखी आवाज गूंजी और चिंगारियां उड़ने लगीं। टैंग वुलिन और जीसे के हथियार आपस में टकरा गए। जीसे की लाइट ड्रैगन डैगर टैंग वुलिन के शरीर को छूने से चूक गई। टैंग वुलिन की आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खास अवस्था में प्रवेश कर गया हो। उसके दाएं हाथ का 1000 रिफाइंड टंगस्टन हैमर पीछे की ओर था और उसी ने जेसे के हमले को रोक लिया। जेसे को यकीन नहीं हुआ। वह घूमकर दूसरी ओर गया और फिर से वार किया। डैंग! वही हुआ जो पहले हुआ था। टैंग वुलिन के दूसरे हथौड़े ने भी बिल्कुल सही समय पर जेसे के दूसरे हमले को रोक लिया। यह कैसे हो सकता है? यह इतना तेज कैसे हो सकता है? जेसे की आंखें अविश्वास से भरी थीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आदमी जानबूझकर कमजोर बनकर हमें धोखा दे रहा था और मैं 2 बार उससे हार भी गया, जबकि वह खुद को कमजोर दिखा रहा था। हाँ, यही है, बहुत तेज। जिएशे से आमने सामने लड़ते हुए टैंग वुलिन लगातार सोच रहा था कि वह उसकी रफ्तार का मुकाबला कैसे करे। उसका विरोधी एक एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर था, जबकि वह खुद कंट्रोल सिस्टम बैटल सोल मास्टर और पावर सिस्टम बैटल सोल मास्टर दोनों ही माना जा सकता था। लेकिन रफ्तार के मामले में वह हर हाल में पीछे रह जाता। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो उसकी हार तय थी। वह अपनी गोल्डन स्केल्स के चमत्कारी रूप से उभरने पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। इसी उलझन में सोचते सोचते उसके दिमाग में अचानक एक शानदार विचार आया। उसके शरीर की रफ्तार किसी भी हालत में उसके विरोधी के बराबर नहीं हो सकती थी, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसमें वह असाधारण रूप से तेज था, और वह थी फॉर्जिंग। 3 साल तक फॉर्जिंग करने के बाद वह हथौड़ों से इतना परिचित हो चुका था कि वे उसके शरीर का ही हिस्सा लगते थे। खासकर तब जब उसकी ताकत पूरी तरह फूट पड़ती थी तो वह एहसास और भी तीव्र हो जाता था। अगर वह भारी 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हैमर्स का इस्तेमाल करता तो रफ्तार में बढ़त नहीं मिलती, लेकिन हल्के 1000 रिफाइंड टंगस्टन हैमर्स के साथ वह उन्हें उड़ने जैसा चला सकता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन में टेस्ट दिया था। वह अपनी टंगस्टन हैमर चलाने की काबिलियत से छिए-छिए को चकित कर देगा। वह छिए-छिए को एक धातु का टुकड़ा समझकर निपटेगा। हाँ, टैंग वुलिन ने बिल्कुल यही किया। टैंग वुलिन के दिमाग में जेशे अब कोई इंसान नहीं रहा था, बल्कि धातु का एक टुकड़ा बन चुका था, जिसे वह इस समय फौज कर रहा था। उसका मन धीरे धीरे फॉर्जिंग की उस अवस्था में चला गया, जहां इंसान अपने सारे विचार खाली कर देता है और दिमाग को पूरी तरह शांत कर लेता है। जिएशे की जो हरकतें पहले बेहद तेज और चक्कर में डालने वाली लग रही थीं, वे अब धीमी पड़ती हुई और ज्यादा साफ दिखाई देने लगी। इसी हालत में 1000 रिफाइंड टंगस्टन हैमर्स की जोड़ी घुमाई गई और हर बार 2 वार करते हुए सेसे के हमलों को रोक दिया गया। जीसे ने अभी अपना तीसरा मूव शुरू भी नहीं किया था कि उसे अपनी ओर एक भयानक हवा का झोंका आता महसूस हुआ। टैंग वुलिन ने हथौड़ा जेसे की तरफ दे मारा। हवा को चीरते हुए पैदा हुई कान फाड़ देने वाली आवाज से ही समझा जा सकता था कि एक वार कितना भारी था। जिएशे ने जल्दी से बचाव किया, लेकिन टैंग वुलिन ने अपने हथौड़ों को फैलाकर लगातार वार शुरू कर दिए। उसके हमले सच में उग्र तूफान जैसे थे, जो सीधे जिएशे की ओर गिर रहे थे। हथौड़ों के गिरते ही
वूवू की आवाज निकल रही थी और जमीन से धूल उड़ने लगी थी। इन लगातार हमलों ने जीसीए को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जीसीए ने तांग वुलिन के हमलों के सामने अपनी लाइट ड्रैगन डैगर का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। वह एक एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर था। उसे पता था कि भले ही उसका विरोधी केवल शुद्ध ताकत का इस्तेमाल कर रहा हो, फिर भी वह उससे टक्कर लेने लायक शक्ति नहीं जुटा पाएगा। अगर दोनों की ताकत की तुलना की जाए तो अंतर बहुत ज्यादा था। शरीर को झटके से हिलाते हुए जेशिए तेजी से पीछे हटा और तैंग वुलिन से दूरी बना ली। तैंग वुलिन ने उसका पीछा नहीं किया। वह जानता था कि उसकी रफ्तार जेशिए के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। अनजाने में उसने हथौड़े चलाना रोक दिया, लेकिन उसकी नजर सीशिए पर और उसकी हर हरकत पर टिकी रही। ये बदमाश, जीशे ने मन ही मन कोसा। उसकी आंखों में तीखापन आ गया। जीशे का चेहरा गंभीर हो गया और वह गहरी सांस लेने लगा। उसके दाएं हाथ की लाइट ड्रैगन डैगर हल्के से हिलने लगी। उसी समय उसने अपना बायां हाथ उठाया। उसका पूरा शरीर अचानक ज्यादा सशक्त और जोशीला लगने लगा। उसने पैरों की उंगलियों से जमीन को हल्का सा दबाया और जोर लगाया, और शरीर हवा में उछल गया। ऊपर उठते समय उसके पीछे हल्की सी आफ्टर इमेजेस बनने लगीं। उसकी रफ्तार पहले से कम 30% बढ़ चुकी थी। जीशे से उठती हवा के झोंकों के बीच टैंग वुलिन ने अपने दोनों हथौड़े ऊपर उठा लिए। हवा में रहते हुए जेशे ने अपने दाएं हाथ की लाइट ड्रैगन डैगर से टैंग वुलिन के 1000 रिफाइंड टंगस्टन हैमर्स को हल्का सा छुआ। घूमते हुए उसकी ताकत फिर से भर गई। बस उसी छोटे से मूव में टैंग वुलिन से थोड़ी शक्ति उधार लेकर उसने अपना बायां हाथ टैंग वुलिन की ओर बढ़ा दिया। टैंग वुलिन की पीठ पर एक और घाव बन गया। चुभन भरे दर्द ने टैंग वुलिन को होश में ला दिया। वह थोड़ा लड़खड़ाया और पीठ में जलन महसूस की, लेकिन उसी जलन के साथ उसकी रीढ़ से एक गर्म लहर उसके शरीर में फैल गई। टैंग वुलिन का झटका खुशी में बदल गया। क्या गोल्डन स्केल्स आ रही हैं? तो क्या सच में गोल्डन स्केल्स केवल हमला होने पर ही सामने आती है? लेकिन जब उसने खुद को फिर से संभालने की कोशिश की, तो जो गर्म लहर उसने अभी महसूस की थी, वह गायब हो चुकी थी। वह पहले की तरह उसके पूरे शरीर में नहीं फैली, न ही वह पहले की तरह जबरदस्त ताकत में बदली, और न ही गोल्डन स्केल्स दिखाई दी। स्टॉप! वू जंगकोंग अचानक दोनों के बीच आ गया और मुकाबला रोक दिया। शेशे जीत गया। शेशे ने राहत की सांस ली और उसकी आंखों में खुशी की झलक आ गई। वह जीत गया। उसने आखिरकार पहली बार जीत हासिल की थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन वह इस बात को लेकर हैरान था कि टैंग वुलिन की गोल्डन स्केल्स क्यों नहीं निकली। क्या वह अब भी उन्हें दूसरों से छुपा रहा था, या फिर वह सच कह रहा था और उसे सच में उन्हें नियंत्रित करना नहीं आता था? वू जंगकोंग ने शेशे से कहा, तुम टांग वुलिन के लिए नया यूनिफॉर्म सेट लेकर आओगे। ए, मैं तो मैच जीत गया था, है ना? फिर कोई इनाम नहीं मिलेगा। जेशे को ऐसा लगा जैसे उसके चारों तरफ अंधेरा छा गया हो। यह टैंग वुलिन हर बार मुझे पैसे खर्च करवाने का तरीका कैसे ढूंढ लेता है? कैसे? वू जंगकोंग मुड़ा और पूरी क्लास की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में बोला, मुकाबला खत्म हो चुका है और तुम सबने इसे देखा है। तुम्हें क्या महसूस हुआ? सड़ा हुआ लकड़ी तराशी नहीं जा सकती। यह कहते हुए आइसली एरोगेंट प्रिंस चार्मिंग ने अपने ही सवाल का जवाब दे दिया। कोई हैरानी नहीं कि तुम सबको क्लास 5 में डाला गया है। तुम सब कचरे का ढेर हो। लेकिन भले ही तुम सब सिर्फ स्क्रैप आयरन ही क्यों ना हो, मुझे तुम्हें टेम्पर करने में गर्व होगा, जैसा कि तुम सब ने अभी देखा। टैंग वुलिन का मार्शल सोल क्या है? यह वही सबके द्वारा माना जाने वाला बेकार मार्शल सोल है, ब्लू सिल्वर ग्रास। फिर भी टैंग वुलिन फाइनल तक पहुंच गया और लगभग फाइनल मैच भी जीत ही लिया था। मैं ही तो विजेता था, है ना? जैसे मन ही मन रो पड़ा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं ही हार गया? वू जांगकोंग ने उसे अनदेखा किया और आगे बोला, उसने सिर्फ अपने मार्शल सोल पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपने शरीर की ताकत पर भी किया। कुछ लोग कहते हैं कि शारीरिक शक्ति सिर्फ इस स्टेज पर काम की होती है, लेकिन जब सबके रैंक्स बढ़ जाएं और कई सोल स्किल्स जमा हो जाई, तब यह बेकार हो जाती है। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, तुम लोग अभी उस स्तर पर सोचने लायक भी नहीं हो। पहले खुद से पूछो, तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरी सोल स्किल हासिल करने के स्तर तक पहुंच पाएंगे, और उससे भी ज्यादा सोल स्किल्स कौन हासिल कर पाएगा? जब तुम अपने शरीर के मालिक हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मजबूत शरीर होना फायदेमंद है? अब मेका मास्टर बनने की क्षमता को मापने का पैमाना सिर्फ सोल पावर नहीं रह गया है। एक शक्तिशाली एनर्जी स्टोरेज सोल टूल होने पर साधारण लोग भी मेका मास्टर बन सकते हैं, लेकिन एक मजबूत शरीर हर मेका मास्टर की नींव होता है।
अच्छे शरीर के बिना तुम मीचा के अंदर लगने वाले जोरदार झटकों को झेल नहीं पाओगे। हाई इंटेंसिटी लड़ाई की तो बात ही छोड़ दो। इसीलिए जिनका मार्शल सोल कमजोर है वे लोग कल से मेरे साथ फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग शुरू करेंगे। सुबह फिजिकल ट्रेनिंग और दोपहर में थ्योरी और नॉलेज क्लास। आज की सुबह की क्लास यहीं खत्म होती है। आज सुबह हुए मुकाबले के बारे में मैं चाहता हूं कि तुम सब उस पर सोचो। दोपहर की थियरी और नॉलेज क्लास में मैं मेडिटेशन सिखाऊंगा। क्लास डिसमिस्ड। यह भाषण आइसली एरोगेंट प्रिंस चार्मिंग द्वारा दिए गए सबसे लंबे भाषणों में से एक था। फिर भी यह किसी लेक्चर जैसा नहीं लगा, बल्कि यह सिर्फ सच्चाइयों का बयान था। चाहे वह उन्हें कचरा कह रहा हो या स्पेशल ट्रेनिंग की घोषणा कर रहा हो, उसका लहजा पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। येशिए, तंग वुलिन, मेरे साथ आओ। आखिरी वाक्य बोलते ही वू जांगकोंग एकेडमिक बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। क्या वह मुझे इनाम देने वाला है? जेशे की आंखों में खुशी चमक उठी। स्कूल आने से पहले उसने सुना था कि मैच के बाद इनाम भी मिलते हैं, और वे इनाम बुरे नहीं होते। आखिरकार वह क्लास 5 का चैंपियन था। वू जंगकोंग जैसा ताकतवर टीचर क्या इनाम देगा? वह कल्पनाओं में खोने लगा। वू जंगकोंग दोनों छात्रों को अपने ऑफिस में ले गया। उसका ऑफिस बेहद छोटा था, सिर्फ 10 स्क्वायर मीटर का। कमरे में बस एक डेस्क, एक कबर्ड और एक चेयर ही रखा था। अपने भाषण में जिस कचरे की बात मैंने की थी, उसमें तुम दोनों भी शामिल हो। आइसली एरोगेंट प्रिंस चार्मिंग के पहले ही वाक्य ने जेशे की सारी खुशी खत्म कर दी। क्या इनाम नहीं होना चाहिए था? अगर नहीं तो थोड़ी सी तारीफ ही कर देते। वू जंगकोंग ने टांग वुलिन की ओर देखा। मैच में तुम्हारा प्रदर्शन ठीक था, लेकिन तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई। वह ब्लू सिल्वर ग्रास जरूर कोई वेरिएंट है। उसकी मजबूती असाधारण लग रही थी, लेकिन तुम्हारी सोल पावर कमजोर थी और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। ऐसी हालत में अगर विरोधी की सोल पावर तुमसे ज्यादा हो तो तुम्हारे जीतने का कोई मौका नहीं होगा। और ये हथौड़े किस लिए हैं? टैंग वुलिन ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया। मैंने पहले फॉर्जिंग सीखी है। वू चांगकोंग ने भौहें चढ़ाईं। फॉर्जिंग? तुम एक सोल मास्टर हो और फिर भी तुमने फॉर्जिंग सीखी? बेढंगा पक्षी जल्दी जंगल में उड़ता है। तुम वही बेढंगा पक्षी हो और फिर भी तुमने अपना समय इतनी बेकार चीज पर बर्बाद कर दिया। टैंग वुलिन ने सिर झुका लिया और बोला, लेकिन सब लोग कहते थे कि मेरी मार्शल सोल बेकार है और मेरी स्पिरिट सोल भी कुछ खास नहीं है। वू जंगकोंग ने बीच में ही रोक दिया। तो इसलिए तुमने ब्लैकस्मिथ बनने का फैसला किया? कितना मजाक है। ये याद रखो, तुम मेरे छात्र हो। जब तक मैं खुद यह न कह दूं कि तुम बेकार हो, तब तक तुम्हें अपनी पूरी ताकत एक सोल मास्टर बनने में ही लगानी होगी। पास खड़ा यीशे अचानक मुंह टेढ़ा करने लगा। अभी तो आपने ही कहा था कि मैं बेकार हूं। इस पल वह टैंग वुलिन की हालत समझ पा रहा था। बेशक वह ऐसा इसलिए सोच पा रहा था क्योंकि वह जीत चुका था। ओह! टैंग वुलिन ने हामी भर दी, लेकिन वह फॉर्जिंग को छोड़ने वाला नहीं था। उसने जो कुछ भी हासिल किया था, उसके बाद फॉर्जिंग छोड़ना मुमकिन ही नहीं था। और जहां तक उसकी मार्शल सोल की बात थी, उसे तो कल्टीवेशन करते समय ही सबसे ज्यादा हार महसूस होती थी। वू जंगकोंग मुड़ा और जेशे को देखा। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे बेहतर हो? अपनी ट्विन मार्शल सोल्स को छिपाना क्या इतना मजेदार है? तुम्हारी सोल पावर रैंक 18 है और फिर भी तुम्हारे पास ट्विन मार्शल सोल्स हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम जन्म से ज्यादा सोल पावर लेकर पैदा हुए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुद पर घमंड कर सकते हो? येशे ने सिर उठाया और हैरानी से वूजांगकोंग को घूरने लगा। इन्हें यह सब कैसे पता? वूजांगकोंग ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। ट्विन सोल होल्डर भी बेकार इंसान हो सकते हैं। एक एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर होकर ब्लू सिल्वर ग्रास वाले सोल मास्टर से अपनी ट्विन सोल्स इस्तेमाल करने पर मजबूर होना कोई गर्व की बात है? येशे का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। टीचर, ट्विन मार्शल सोल्स क्या होते हैं? टैंग वुलिन ने जिज्ञासा से पूछा। वू जांगकोंग की भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हारे एलिमेंट्री एकेडमी के शिक्षक कितने नाकाबिल थे। उन्होंने तुम्हें ट्विन मार्शल सोल्स के बारे में भी नहीं सिखाया। ट्विन मार्शल सोल्स का मतलब होता है कि किसी के पास दो मार्शल सोल्स होती हैं। दो मार्शल सोल्स होने का फायदा साफ है। ऐसे लोग आमतौर पर जन्म से इन्नेट रैंक 10 सोल पावर रखते हैं। उन्हें कल्टीवेशन करना आसान होता है और भविष्य में वे ज्यादा सोल रिंग्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन स्पिरिट सोल के इस युग में वे स्पिरिचुअल पावर की सीमा से बंधे रहते हैं, इसलिए उनका फायदा पहले जितना बड़ा नहीं रहा। कोई भी इतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं रखता कि 18 सोल रिंग्स जितनी स्पिरिट सोल्स को संभाल सके। शायद यह तब मुमकिन हो जब किसी के पास स्पिरिट टाइप मार्शल सोल हो,
जैसे स्पिरिट पगोडा के फाउंडर का था। लेकिन तब भी हर स्पिरिट सोल को बेहद ताकतवर होना पड़ेगा ताकि कुल मिलाकर 18 सोल रिंग्स मिल सकें। टैंग वुलिन ने सिएशे की ओर देखा। दोनों इंसान थे, फिर जिंदगी इतनी नाइंसाफ क्यों थी? उसकी मार्शल सोल बेकार थी, जबकि सीशी के पास ट्विन मार्शल सोल्स थीं। फर्क बहुत ज्यादा था। वू जंगकोंग ने अचानक टैंग वुलिन से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि उसकी मार्शल सोल अच्छी है? टैंग वुलिन ने उसकी ओर देखा। क्या यह जोर से बोलना भी जरूरी था? वू जंगकोंग के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। जरूरी नहीं कि वह तुम्हारी से बेहतर ही हो। उसकी मार्शल सोल एक डैगर है और उसकी दूसरी मार्शल सोल भी डैगर ही होनी चाहिए। बस, वह एक कंसील्ड डैगर है। डैगर की अटैक रेंज बहुत कम होती है। मीचा कॉन्फ्लिक्ट्स के इस आधुनिक दौर में तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? एक एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर को सबसे ज्यादा रुकावट तब झेलनी पड़ती है जब वह मेका मास्टर बनता है। जेशे की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह वू जांगकोंग को घूरता रह गया। क्या टैंग वुलिन उसका खोया हुआ बेटा है? नहीं तो वह मेरी इतनी बुराई करके उसका हौसला क्यों बढ़ा रहा है? यह तो खुली पक्षपात है। लेकिन वू जांगकोंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ठीक है, अब असली बात पर आते हैं। जेशे जोश में आ गया। क्या अब इनाम मिलने वाला है? हर नए एकेडमिक ईयर में एकेडमी एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित करती है। वू जांगकोंग ने कहना जारी रखा। एक इंटरमीडिएट डिवीजन के लिए और एक एडवांस्ड डिवीजन के लिए। हमारे इंटरमीडिएट डिवीजन में कुल 6 ग्रेड्स हैं और सभी हिस्सा लेंगे। इस टूर्नामेंट को क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट कहा जाता है। क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट। तंग वुलिन की आंखों में सवाल था। वो जांगकोंग ने समझाया, सबसे कमजोर क्लास पहले शुरू करती है और हर क्लास अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनती है। क्लास 5 क्लास 4 को चुनौती देगी और इसी तरह आगे। अगर चैलेंजर जीत जाता है तो क्लासेस की नंबरिंग बदल दी जाती है। मतलब अगर हम क्लास 4 को हरा दें तो हम सबसे कमजोर क्लास 5 नहीं रहेंगे, बल्कि फर्स्ट ग्रेड की क्लास 4 बन जाएंगे। क्लास रैंकिंग जीत पर निर्भर करती है। अगर चैलेंजर जीतता रहा तो वह तब तक ऊपर वाली क्लासेस को चुनौती दे सकता है जब तक हार न जाए। 6 ग्रेड्स में जो सबसे ज्यादा जीतता है वही अपनी ग्रेड का क्लास 1 बनता है, और अगर वे अगली ग्रेड को भी हरा दें तो उन्हें इनाम मिलेगा। जेशे ने कहा, तो हम ही पहले चैलेंजर हैं। 6 ग्रेड्स में हर ग्रेड में 5 क्लासेस थीं और क्लास 5 हमेशा सबसे खराब होती थी, यानी वे सबसे निचली क्लास में थे। बिल्कुल सही। वू जंगकोंग ने सिर हिलाया। इसे क्लासेस की इज्जत की लड़ाई समझ सकते हो, और अगर चैलेंजर्स ग्रेड्स भी पार कर जाएं तो इनाम बहुत शानदार होते हैं। सेशे ने गर्व से कहा, कोई दिक्कत नहीं टीचर वू, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सबको हराकर 6th ग्रेड को चैलेंज करूंगा। वू जांगकोंग ने ठंडी हंसी हंसी। कम से कम 2 पार्टिसिपेंट्स जरूरी होते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ट्विन मार्शल सोल्स होने से तुम बेजोड़ हो गए हो? तुम्हें पता है क्लास 1 का प्रतिनिधित्व किस तरह के लोग करते हैं? इस दुनिया में जीनियसेस की कमी नहीं है। भले ही कई जीनियस रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट डिवीजन में तुम्हारी प्रतिभा बस औसत ही मानी जाएगी। जेसे का ध्यान भटक गया था। उसने वू जांगकोंग की आखिरी बातें सुनी ही नहीं। वह सिर्फ पहली लाइन पर अटक गया और हैरानी से टैंग वुलिन की ओर देखा। टीचर, क्या आप कह रहे हैं कि टूर्नामेंट में मैं इसके साथ लड़ूंगा? वू जांगकोंग कुर्सी पर पीछे झुक गया और अचानक एक उदार सा भाव दिखाया। अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर ऑप्शन है तो बताओ। मैं जेशे कहना चाहता था कि मैं इसके साथ नहीं लड़ना चाहता, लेकिन अपने बाकी क्लासमेट्स की खराब हालत याद करके वह चुप रह गया। जो भी हो, सामने खड़े इस लड़के ने उसे 2 बार हरा दिया था और उसके पास वे रहस्यमयी गोल्डन स्केल्स की ताकत भी थी। वू जांगकोंग ने कहा, टूर्नामेंट 1 महीने में शुरू होगा, इसलिए कल से रेगुलर क्लासेस के अलावा हर रात तुम दोनों की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। मैं तुम्हारे लिए एक आसान सा शेड्यूल बनाऊंगा ताकि हमारी क्लास फर्स्ट ग्रेड की क्लास 1 बन सके। तंग व्लिन खुद को रोक नहीं पाया। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो? हे, वू जांगकोंग हंसा। वह वैसे ही बहुत हैंडसम था, लेकिन जब वह हंसा तो टैंग वुलिन और सीएसए दोनों बस उसे घूरते रह गए। उसी समय उनकी रीढ़ के नीचे से एक ठंडक उठी और सीधे अंदर तक उतर गई। वू जांगकोंग के ऑफिस से बाहर निकलते ही टैंग वुलिन के चेहरे की चिंता धीरे धीरे कम हो गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान भी आ गई। भले ही यह इसलिए हुआ हो कि बाकी छात्रों ने मेहनत नहीं की थी, फिर भी उसे टूर्नामेंट में क्लास का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। एक सोल मास्टर के लिए यह भी एक सम्मान था। क्या उसने आखिरकार सोल मास्टर्स की दुनिया में पहला कदम रख लिया था? टीचर मंगतियन के अलावा टीचर वू ने भी कहा था कि उसमें पोटेंशियल है। हे, येशे ने ठंडे स्वर में उसे पुकारा। टैंग वुलिन मुड़ा।
क्या हुआ? वापस जाकर मैं तुमसे फिर लड़ूंगा और खाने के पैसे भी लौटा दूंगा। सीशे कुछ देर उसे खाली नजरों से देखता रहा। क्या यह लड़का सच में पैसों से इतना प्यार करता है? हैरानी की बात है। मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, जीशे ने कहा। मैं बस ये कहना चाहता था कि टूर्नामेंट में मुझे पीछे मत खींचना। टैंग वुलिन ने हल्की सी सांस ली। क्या तुम्हारे चेहरे में अभी भी दर्द है? सेशिया के चेहरे पर मौजूद घमंडी भाव एकदम सख्त हो गए। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। टैंग वुलिन ने उसके कंधे पर थपथपाया। आज रात मुझे कुछ काम है। कल रात कैसा रहेगा, तब तुमसे स्पार कर लूंगा। जिएशे के साथ कई बार लड़ने के बाद टैंग वुलिन अब बैटल्स से बचता नहीं था। इन कुछ मुकाबलों में उसने साफ तौर पर प्रगति की थी और उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज काफी बेहतर हो गई थीं। जीशे ने उस पर जो दबाव डाला था, उसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सुबह की क्लास उस दिन आमतौर पर जल्दी खत्म हो गई थी, इसलिए टैंग वुलिन अपने डॉर्म वापस नहीं गया। इसके बजाय वह एडवांस्ड एकेडमी की ओर चला गया। जब क्लास खत्म होने की घंटी बजी, तो टैंग वुलिन ने देखा कि लिu युक्शिन कुछ फीमेल स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम से बाहर निकल रही थी। सीनियर सिस्टर युक्शिन। टैंग वुलिन ने उसकी तरफ हाथ हिलाया। लिu युक्शिन ने उसे तुरंत देख लिया और अपने क्लासमेट्स के साथ तेजी से उसकी ओर आ गई। वाह युक्शिन, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें क्यूट छोटे लड़कों में दिलचस्पी है। तुम्हारा ये लिटिल ब्रदर तो काफी हैंडसम है। बड़ा होकर ये बढ़िया सा हैंडसम गाय बनेगा। एडवांस्ड एकेडमी की एक लड़की, जिसकी आंखें रेड फिनिक्स आइज जैसी थीं, ने लिu युक्सिन को शक भरी मुस्कान के साथ कहा। लिu युक्सिन ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, फालतू बातें मत करो। ये टैंग वुलिन है, इंटरमीडिएट एकेडमी की फर्स्ट ग्रेड का हमारा जूनियर। वुलिन, क्या बात है? टैंग वुलिन ने अपने साथ लाई हुई सोल कैमरा निकाल ली। सीनियर सिस्टर, मैंने आपके लिए कुछ फोटोज ली हैं, लेकिन मुझे इस बारे में अच्छा नहीं लग रहा। कृपया कैमरा वापस ले लीजिए। लिu युक्सिन थोड़ा शर्मा गई और आंखें घुमाईं। ठीक है, जैसा तुम कहो। मदद के लिए धन्यवाद, मैं तुम्हें खाने पर ले चलूंगी। टैंग वुलिन ने तुरंत सिर हिला दिया। इसकी जरूरत नहीं है, मैं इंटरमीडिएट एकेडमी में ही खाना खा लूंगा। उसे अपनी लिमिट्स का पूरा एहसास था। थर्ड विंडो से मुफ्त का खाना जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर कभी मुफ्त खाना मिला भी, तो वह कम से कम सेकंड विंडो से होगा। उसकी जबरदस्त भूख को देखते हुए वह डरता था कि कहीं लिu युक्सिन को कंगाल ही न कर दे। वह बहुत ऑकवर्ड हो जाता। टैंग वुलिन की जाती हुई पीठ को देखते हुए फिनिक्स साइड लड़की ने पूरी हैरानी से पूछा, युक्सिन, तुमने उससे आखिर किस चीज की फोटोज खिंचवाई थीं? लिu युक्सिन ने रहस्यमयी अंदाज में जवाब दिया, वुलिन, टीचर वू जंगकोंग की क्लास में है। क्या? आइसिली एरोगेंट प्रिंस चार्मिंग, जल्दी दिखाओ फोटोज। जैसे ही कैमरा ऑन किया गया, छोटी सी स्क्रीन पर वू जंगकोंग की फिगर दिखाई दी। फोटोज की एक पूरी सीरीज थी, जिसमें वू जंगकोंग अपना बेल्ट खोल रहा था, फिर उसे निकाल रहा था। कुछ फीमेल स्टूडेंट्स की आंखें फैल गईं और उनके गाल लाल हो गए। लगभग उनके मुंह से लार टपकने ही वाली थी। फर्स्ट विंडो का एक खाना। युक्सिन, कृपया ये फोटोज मुझे दे दो। ये एक्सक्लूसिव हैं। मैं किसी को भी अपने प्रिंस चार्मिंग की ये इमेजेस देखने नहीं दूंगी, खासकर उसे बेल्ट उतारते हुए। 2 मील्स, इतना तो बनता ही है। टैंग वुलिन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी फोटोज ने सीनियर्स के बीच कैसी जबरदस्त कंपटीशन खड़ी कर दी थी। दोपहर का खाना खत्म करने के बाद वह आफ्टरनून क्लास में चला गया। वू जंगकोंग ने जो मेडिटेशन मेथड सिखाया था, वह एलिमेंट्री एकेडमी में सिखाए गए मेथड से साफ तौर पर कहीं ज्यादा जटिल था, लेकिन उसके नतीजे भी उतने ही बेहतर थे। कहा जाता है कि यह मेथड कॉन्टिनेंट की लेजेंडरी श्रेक एकेडमी से आया था और उनकी महान मेडिटेशन टेक्निक का सिंप्लीफाइड वर्जन था। वू जंगकोंग की दबाव भरी नजर के नीचे छात्रों की सीखने की रफ्तार काफी बढ़ गई। वे सिर्फ एक आफ्टरनून में ही सोल पावर को रिवॉल्व करने की बेसिक मेथड समझने में सफल हो गए। क्लास खत्म होते ही टैंग वुलिन सबसे पहले डाइनिंग हॉल पहुंचा, पेट भरकर डिनर किया और फिर तेजी से बाहर निकल गया। आज रात उसका एक जरूरी काम था। वह इस वक्त ब्लैक स्मिथ्स एसोसिएशन की ओर जा रहा था, जहां से उसे अपना ब्लैक स्मिथ बैज लेना था। साथ ही वह एसोसिएशन से कुछ टास्क्स भी लेने वाला था। सेविंग्स उसके लिए बेहद जरूरी थीं, खासकर तब जब वह एक 100 ईयर मार्शल सोल के लिए पैसे जमा कर रहा था, जिसकी कीमत 1 मिलियन फेडरेशन कॉइन्स थी। अगर भविष्य में वह काफी अमीर हो गया, तो वह भी फर्स्ट विंडो से खाना खरीदना चाहता था। उसी सुबह फर्स्ट विंडो का खाना खाने के बाद तंग वुलिन को अपने शरीर में साफ फर्क महसूस हुआ था। अगर वह रोज ऐसा खाना खा पाता तो कितना अच्छा होता। उत्साहित होकर वह एकेडमी के मेन गेट से बाहर निकल आया।
गेट से थोड़ा आगे बढ़ते ही एक काली सोल कार तेजी से उसकी ओर आई। घबराकर वह तुरंत वहीं रुक गया। हटो रास्ते से। पीछे से एक साफ और सख्त आवाज आई। टैंग वुलिन ने सिर घुमाया और देखा कि एक लंबी सुनहरे बालों वाली टीनेज लड़की उसे देख रही थी। वह अनजाने में एक तरफ हट गया। वह लड़की उसके पास से आगे निकल गई और उसी समय एक शोफर कार से उतरा और उसके लिए दरवाजा खोल दिया। लड़की के कार में बैठते ही शोफर ने धीरे से दरवाजा बंद किया, फिर ड्राइवर सीट पर बैठकर कार ले गया। पीछे सिर्फ धूल रह गई। फिर से किसी अमीर घर का बच्चा। यह कहना झूठ होगा कि उसे जलन नहीं हुई, लेकिन टैंग वुलिन पूरी तरह जेलस भी नहीं था। उसका मानना था कि जो लोग अमीर होते हैं वे भी कभी गरीब रहे होंगे और उन्होंने बहुत मेहनत की होगी। उसका विश्वास था कि अगर दूसरे कर सकते हैं तो वह भी कर सकता है। चेहरे पर मुस्कान लिए वह ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन की ओर तेज कदमों से बढ़ गया। मू शी का मन इन दिनों बहुत खराब था। 2 दिन पहले का दिन उसके लिए सबसे शानदार होना चाहिए था, लेकिन अचानक हालात बदल गए और सब बर्बाद हो गया। जैसे ही उसने फॉर्जिंग और रिफाइनिंग पूरी की और सारे असेसमेंट्स पास कर लिए, उसे सेकंड रैंक ब्लैकस्मिथ का खिताब मिल गया। लेकिन उसी वक्त उसे बताया गया कि उसी असेसमेंट के दौरान एक 9 साल का बच्चा भी सेकंड रैंक ब्लैकस्मिथ टेस्ट पास कर गया है। 9 साल का। क्या यह मुमकिन भी था? यह तो बिल्कुल ही अविश्वसनीय था। जन्म के थोड़े समय बाद से ही उसका सबसे पसंदीदा काम था अपने पिता को फॉर्जिंग करते देखना। उसके पिता कहते थे कि यह खुरदुरा और भारी मेहनत वाला काम लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि पुरुषों के लिए है। लेकिन उसकी जिद जाग उठी और उसने ब्लैकस्मिथ बनने का फैसला नहीं छोड़ा। उसने महज 5 साल की उम्र में ट्रेनिंग शुरू कर दी और छोटे छोटे हैमर्स बनाना शुरू कर दिया। उसके पिता को शुरू में यह सब मजाक लगा, लेकिन 2 साल तक उसकी लगातार मेहनत और हर हरकत की नकल करते देखकर आखिरकार ईस्ट सी सिटी के ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मू चेन का दिल पिघल गया। मू शी को अपने पिता की मार्शल सोल विरासत में मिली थी। यही बात उसे ब्लैकस्मिथ बनने के लिए उपयुक्त बनाती थी। इसके अलावा वह अतिरिक्त मेहनत करने को भी तैयार रहती थी। मू चेन ने अपनी बेटी की बॉडी शेप बनाए रखने के लिए कुछ रेयर हर्ब्स तक ढूंढे, लेकिन जब वह ब्लैकस्मिथ बनने लायक ताकत हासिल करने की ट्रेनिंग कर रही थी तो उसकी बॉडी पर असर पड़ा और वह थोड़ी भारी भरकम हो गई। फॉर्जिंग के लिए मू शी का जुनून दिल से था। 11 साल की उम्र में ही वह ऑफिशियली फर्स्ट रैंक ब्लैकस्मिथ बन चुकी थी। म्यू चेन के मार्गदर्शन में उसकी प्रगति बेहद तेज रही। 13वां जन्मदिन बीतने के कुछ ही समय बाद उसने रैंक अपग्रेडिंग टेस्ट दिया और तुरंत पास कर लिया। उसे साफ याद था कि उसके पिता ने कहा था कि वह अपनी उम्र के लोगों से कहीं तेज आगे बढ़ रही है, कि वह ब्लैक स्मिथिंग की दुनिया की एक चाइल्ड प्रोडिजी कहलाने के काबिल है। लेकिन अब वह यह खिताब एक 9 साल के लड़के के साथ कैसे बांट सकती थी? सेकंड रैंक ब्लैकस्मिथ। उसे सर्वेयर ने भी बहुत ऊंचा सम्मान दिया था। भले ही सर्वेयर ने खुलकर कुछ न कहा हो, लेकिन उसकी नजरें सब कुछ बता रही थीं। उसकी आंखों में वह लड़का साफ तौर पर उससे भी ज्यादा ताकतवर था। मूशी ने सुना था कि वह लड़का आज किसी समय ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन आएगा, अपना बैज लेने के लिए। वह उसे देखना चाहती थी। आखिर वह लड़का कैसा था? क्या उसके 3 सिर और 6 हाथ थे? तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।